जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का कक्षा सामाजिक विज्ञान, जिसमें से हम लोग अध्याय 8 का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों को पढ़ना था शिल्प तथा शिल्पकार। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं शिल्प तथा शिल्पकार क्या है, शिल्प और शिल्पकार। तो पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन हैं और पतले हैं और बहुत ही सुंदर हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरी काले चमकीले पात्र किसे कहा जाता है? तो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन को उत्तरीय काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसीलिए इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। उत्तरी भाग में मिले होने के कारण इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष बचे ही नहीं होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था उस समय। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे कपड़ों के उत्पादन के। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, लेकिन कपड़ों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। जब व्यापारी और शिल्पकार अपना संघ बनाते थे, अपना अपना ग्रुपिंग करने लगे थे, ग्रुप बनाने लगे थे, तो उन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना होता था। शिल्पकारों का काम क्या होता था? ये सब जो कामगार होते थे, जो काम करने वाले होते थे, उनको प्रशिक्षण देना होता था। कच्चा माल प्रोवाइड करवाते थे, उपलब्ध करवाते थे। जो माल तैयार होता था उसको बेचने का काम यही लोग करते थे। जबकि व्यापारी क्या करते थे? तो व्यापारी की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। व्यापारियों का काम है जहां लोग पैसे जमा करते थे, श्रेणी बैंकों के रूप में काम करती थी। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, जिससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, जिसे आज हम ब्याज कहते हैं। आज भी हम अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें ब्याज मिलता है। तो उस समय भी जो निवेश करते थे, तो जो जमा करते थे, उनको यही लाभ होता था कि कुछ हिस्सा जो उनके पैसे से पैसा बनाया गया है, उसका कुछ हिस्सा इनके पैसे के साथ इनको लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। चलिए देख लेते हैं उत्तरी काले चमकीले पात्र कैसे थे। तो ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। ये कैसे हैं? तो ये बहुत कठोर हैं, चाक निर्मित हैं, धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देते थे तो इनकी बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाया जाता था, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। इसीलिए इसको उत्तरी काले, उत्तर भारत में होने के वजह से इसको उत्तरी नाम दिया गया, और काला होने की वजह से काले, चमकदार थे तो चमकीले, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया। आगे देख लेते हैं हम लोग सूत कातने और बुनने के नियम। तो सूत कातने और बुनने के नियम क्या थे? तो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र हम अध्याय 7 में पढ़े थे, कौटिल्य पंडित के बारे में, चाणक्य के बारे में पढ़े थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वही चंद्रगुप्त
के प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। उस समय किस तरह कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी, वो एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में की जाती थी। ये कहाँ लिखा गया है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी लगाया जा सकता है। इन सब कामों में किसको किसको लगाया जाता था? तो इन कामों में जैसे ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के कामों में किसको लगाया जाता था? तो विधवाओं, जिनका पति मर गया हो, विधवा हो गई, विधवाओं को, सक्षम या अक्षम, जो सक्षम या अक्षम महिलाएं होती थी उसको, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं जो वृद्ध हो गई थी, राजा की अवकाश प्राप्त दासी, जो जिसको राजा अवकाश पे भेज दिया था, जिसको सेवानिवृत्ति कर दिया था, वो दासियां, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी इस काम में लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए था। ये जैसे जैसे काम गुणवत्ता पूर्वक काम करती, इनको पारिश्रमिक देना चाहिए था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं। जिनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वो अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी, जिससे उनको पारिश्रमिक मिल जाए। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। एकदम सुबह ही उन्हें अपना माल कारखाने तक ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, जहां उन्हें उसके बदले में कुछ पैसा मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती, सुबह सुबह माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये कहाँ लिखा गया है? अर्थशास्त्र में। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया है, तो उसे जुर्माना देना होता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। उसका अंगूठा, उस महिला का अंगूठा भी इस सजा में, जो जुर्माना देना होता था, उस जुर्माने में उसके अंगूठे को भी काटा जा सकता था। सूक्ष्म निरीक्षण क्या है? देख लीजिए। सूक्ष्म निरीक्षण या अरिकामेडू, सूक्ष्म निरीक्षण या अरिकामेडू। तो मानचित्र 7 पर हम लोग पृष्ठ नंबर 105 पर देखेंगे अरिकामेडू क्या है। अरिकामेडू कहाँ है? यह पुदुचेरी में है। रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। यानी अरिकामेडू क्या है? एक पत्तन, बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। पत्तन पर काम यही होता है, सामान को लादना और उतारना। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। जो ढांचा ईंटों से बना मिला है, वो संभवतः गोदाम रहा होगा। जब सामान आ रहा है, जा रहा है, तो गोदाम की जरूरत पड़ेगी ही। तो यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा पात्र में क्या किया जाता था? इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। जैसे ये हो गया, इधर से भी हत्था, इधर से भी हत्था, दोनों तरफ से हत्था लगा होता था। इस पात्र में या तो कोई तरल पदार्थ चीज रखी जाती थी, जैसे शराब, तेल। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन जैसे लाल चमकदार मुहर लगे बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली के शहर पे एरेटाइन
पात्र के नाम से जाना। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। मुहर पर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। डिजाइनिंग जो की जाती थी उस बर्तन पे वो रोम की डिजाइनिंग थी, लेकिन बर्तन यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, जो रोमन लैंप होता था, रोमन लैंप बनाया जाता था, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई, छोटे छोटे कुंड मिले हैं जिसमें कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, जिसमें कपड़ा रंगा जाता रहा होगा। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये देख लीजिए अभिलेख है मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था तमिल भाषा के लिए, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ये तमिल ब्राह्मी अभिलेख है दोनों पर। अन्यत्र में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ मानचित्र 6 पर देखने को कह रहा है। पृष्ठ नंबर 76 में रोम को ढूंढो। इटली की राजधानी रोम है जो यूरोप महासागर में है। रोम को ढूंढना है। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह यूरोप के पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। कह रहा है इसका विकास कब हुआ, जब गंगा के मैदानों के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी है। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। यहाँ का शासक कौन था? अगस्टस, जो 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। अगस्टस क्या कहा था? रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। अगस्टस कह रहा है ये रोम जो है ये ईंटों का शहर था, इसको मैंने संगमरमर का बनाया है। अगस्टस और उसके बाद जो शासक हुए थे इन्होंने कई मंदिर और महल बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए जिनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। आज के समय का हम पार्क मान लेते हैं इसको, आज के समय का पार्क। उस समय ये अगस्टस बनवाया था। ये है। तो इसी के साथ वीडियो, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत।